नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नॉवेल बॉय डॉन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं कहानी जुनून किस्मत का फैसला के आगे के एपिसोड। अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें जरूर सुन लें ताकि कहानी का पूरा मजा ले सकें। यह कहानी हर नए एपिसोड के साथ और भी रोमांचक होती जा रही है, जहां प्यार, जुनून, किस्मत और खतरनाक रहस्य हर मोड़ पर आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस कहानी के आगे के सभी एपिसोड आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आप पूरी कहानी बिना इंतजार किए सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहां आपको इस कहानी की पेड मेंबरशिप और डायरेक्ट एपिसोड्स उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करें। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं जुनून किस्मत का फैसला के आज के शानदार एपिसोड। रूही का दक्षिण के लिए कंसर्न, आतिश की जलन। रात का वक्त, निर्वाणा पैलेस। रूही ने दक्षिण को डिनर के लिए कहा था, मगर आतिश हरगिज अपने पर्सनल टाइम में किसी तीसरे की मौजूदगी नहीं चाहता था। उसने दक्षिण को वहां से जाने को कह दिया। दक्षिण चुपचाप जाने लगा। वैसे तो वो वाकई डिनर करना चाहता था, क्योंकि घर जाकर तो उसे अपने आप ही खाना बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि उसके पास कुक नहीं था, बेशक था, मगर फिलहाल आज वो हॉलिडे पर था और काम की वजह कोई दूसरा कुक वो ढूंढ नहीं पाया। इसलिए जब रूही ने उससे कहा तो उसने भी सोचा कि क्यों न यही खा लिया जाए, लेकिन आतिश की वजह से उसे अपना मन मार कर जाना पड़ रहा था। धीमे धीमे कदमों से वो पहले से बाहर आ गया। आतिश डाइनिंग टेबल की तरफ आ गया, जहां रूही किचन से बाउल लेकर आ रही थी। उसने आतिश को देखा और उसके पीछे देखने लगी। जब उसे कोई नजर नहीं आया तो उसके आतिश से कहा, दक्षिण कहाँ है? आतिश, वो नहीं आएगा डिनर के लिए। आतिश ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, नहीं, वो चला गया। रूही ने बाउल को टेबल पर रखते हुए कहा, चला गया? लेकिन क्यों? आपने रोका क्यों नहीं? खाना तो रेडी था, उसे बेचारे को भूख लगी होगी। उद्धरण चिन्ह। दोबारा दक्षिण के बारे में सुनकर आतिश की मुट्ठियां कस गई। वो अपने प्राइवेट मोमेंट के बीच किसी भी तीसरे शख्स का नाम नहीं सुनना चाहता था। आतिश पानी से भरा गिलास उठाकर पूरा पानी पी गया। वही रूही आतिश के हालातों से अनजना अपनी बातें कर रही थी। उसे दक्षिण का जाना थोड़ा अटपटा लगा था। जब रूही का कंसर्न दक्षिण के लिए ज्यादा बढ़ा तो आतिश ने अपने हाथ में पकड़ा गिलास छोड़ दिया। गिलास के गिरने की तेज आवाज से रूही ने चौंक कर उस तरफ देखा। उसके पैरों से कुछ दूरी पर शीशे का गिलास चकनाचूर होकर फ्लोर पर बिखरा हुआ था। रूही ने उस गिलास को देखते हुए कहा, ये गिलास कैसे गिरा? आतिश ने आराम से कहा, हाथ से छूट गया। रूही ने आतिश की बात सुनकर उसे देखते हुए कहा, आप ठीक तो है? उसने आतिश को फिक्र से देखते हुए पूछा, जो शख्स हर एक चीज़ का परफेक्शन चाहता हो, जिसे इस तरह के वाक़ये से सख्त चिढ़ हो, वो शख्स अगर ऐसी हरकत करे तो सोचना जरूरी था। रूही जानती थी कि आतिश को चीज़ों को उनकी जगह पर रखना पसंद था। ज़रा भी गंदगी से वो अक्सर गुस्से में आ जाता था। वो खुद चीज़ों को चेक करके रखता था। खाने में भी अगर ज़रा सा ऊपर नीचे हो जाता था तो उस दिन सभी को आतिश के गुस्से का शिकार होना पड़ता था। उसे अपनी चीज़ों को संभाल कर रखने की बहुत बुरी आदत थी। वो अपनी चीज़ों की जगह कभी बदलता नहीं था। एग्जैक्ट जिस जगह पर चीज़ें रखी होती थी अगले दिन भी वो चीज़ें उसी जगह पर रखी होनी चाहिए, और वो रखता था। रूही भले ही एक दो चीज़ें ऊपर नीचे कर देती थी, लेकिन आतिश नहीं करता था। आतिश को बचपन से ओसीडी की प्रॉब्लम थी। पहले अक्सर उसे ओसीडी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, जो एक बच्चे के लिए मुश्किल थी, क्योंकि ओसीडी को झेलना आसान नहीं होता। चांदनी जी की मदद से वो इससे बाहर जरूर निकला था, मगर पूरी तरह नहीं। चूंकि वो अब खुद एक डॉक्टर था तो इसलिए इससे लड़ने का तरीका भी उसे मालूम था। वो खुद को कंट्रोल कर सकता था, जैसे अक्सर आईडी पर कर लेता था। अपनी ओसीडी की वजह से ही उसे आज तक कभी किसी लड़की के करीब जाने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि उन्हें देखकर उसे गुस्सा या फिर घिन महसूस होती थी। एक से रूही वो अलग थी, या शायद उसके लिए ही बनी थी। वो पहली लकड़ी जिससे वो अट्रैक्ट हुआ, और अट्रैक्शन से आगे वो कुछ सोच पाया, फिर जिसके वो करीब जा पाया। रूही वो पहली और आखिरी ही लड़की थी। रूही की कंसर्न अपने लिए महसूस करते ही आतिश बिल्कुल शांत हो गया, मानो जैसे किसी ने उसके तपते दिल पर पानी की बौछार कर दी हो। वो वही महसूस कर रहा था जब आग बुझने पर कोई शख्स महसूस करता होगा, सुकून। आतिश ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। रूही ने आतिश की बात सुनकर टूटे गिलास को देखते हुए कहा, मैं इसे साफ कर देती हूँ। रूही कांच को उठाने के लिए झुकी थी कि आतिश ने उसे रोक लिया और उसकी चेयर को पीछे खींचते हुए उसे उस पर बैठाते हुए कहा, वो हो जाएगा, तुम डिनर करो। आतिश की बात सुनकर रूही ने कहा, किसी और को क्यों परेशान करे, मैं कर लूंगी। रूही चेयर से उठने लगी तो आतिश ने उसके पैर पर अपना हाथ रखते हुए उसे उठने से रोक दिया और उसकी प्लेट में खाना सर्व करते हुए कहा, डिनर करो। रूही को समझ आ गया था कि आतिश उसे कुछ करने नहीं देगा, इसलिए बाद में करने का सोचकर वो उसकी बात मानकर डिनर करने लगी। रूही ने डिनर के बीच में आतिश से कहा, आतिश, मैं कल ममा के पास जाऊंगी, क्योंकि कल मेरा रिजल्ट आ रहा है, इसलिए कल मैं उनके साथ रहने वाली हूँ। आतिश ने रूही को देखा, वो उसकी बातों को समझा नहीं। रिजल्ट का भला सूर्यवंशी पैलेस जाने से क्या ताल्लुक था? उसने कहा, रूह, बाहर के हालात जानती हो ना तुम। रूही ने आतिश को देखते हुए अपनी हर एक बात पर जोर देते हुए कहा, आतिश, मैं कल जाऊंगी, फिर चाहे आप कुछ भी कहे।
अब अगर आपको मेरे साथ चलना है तो चल सकते हैं, वरना मैं अकेले जा सकती हूँ और मुझे शाम को जाना है। आतिश ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसके मना करने का फ़ायदा नहीं था। रूही अब उसकी बात नहीं मानेगी, और वैसे भी अक्सर आतिश कभी उसे किसी चीज़ के लिए न करता भी नहीं था। बहुत कम ही ऐसे मौके आते थे जब वो उसे किसी चीज़ के लिए रोके। उनके दिन के बीच ही वो कांच एक स्टाफ ने साफ कर दिया और ये देखकर रूही ने आतिश को घूर कर देखा, फिर न में सिर हिला दिया। हवेली में दादाजी के कमरे में अनंत और मिहिर काउच पर बैठे हुए थे और उनके सामने दादाजी खड़े थे। अनंत की कमर अभी भी थोड़ी थोड़ी दर्द कर रही थी, जो उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। दादाजी ने उन दोनों को देखा और एक गहरी सांस ली, जैसे वो आगे कहने के लिए खुद को तैयार कर रहे हो। वही अनंत और मिहिर चुपचाप मासूम बच्चे की तरह बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर डर और परेशानी के मिले जुले भाव थे, क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम था कि दादाजी ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। बेशक कोई बड़ी बात ही होगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था जो कि दादाजी की नज़रों में बड़ी बात का ओहदा पा सके। फिर उन्होंने क्यों बुलाया? ऐसी कौन सी गलती वो कर चुके थे जिनका अंदाजा उन्हें भी नहीं था? ऐसे कुछ गिने चुने ख्याल उन दोनों के दिमाग में फिल्म की किसी रील की तरह घूम रहे थे। वो दादाजी को आवाज़ से अपने दिमागी उपज से बाहर आए। देखो, तुम दोनों जो छुपाने की कोशिश कर रहे हो वो बातें ज़्यादा देर तक नहीं छिपती, एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। मिहिर और अनंत ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में एक दूसरे को लेकर सवाल थे, जो वो एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर पूछ रहे थे, मगर फिर भी कोई जवाब उन्हें नहीं मिल रहा था। वही दादाजी उनकी ये हरकत गौर से देख रहे थे। इस बार वो गुस्सा नहीं हुए। मिहिर और अनंत ने आखिर में दादाजी को देखा। मिहिर ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, नानू, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा खुलकर बताइए ना। मिहिर की बात सुनकर दादाजी अपनी नज़रें चुराते हुए सख्ती से बोले, तुम दोनों के बीच जो चल रहा है उसका मुझे अंदाजा हो चुका है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नेचर ने हर किसी को अलग अलग बनाया है, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए हम तुम्हें मंजूरी देते हैं। मिहिर और अनंत जो उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे, वो बात के खत्म होते होते और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके थे, लेकिन चेहरे से वो बहुत शांत नजर आ रहे थे। उन्हें अब इस बात का डर सता रहा था कि वो दोबारा दादाजी से कैसे कहे कि उन्हें अब भी कुछ समझ नहीं आया था। मिहिर ने अनंत को पूछने का इशारा किया तो अनंत ने पहले तो उसे घूर कर देखा, फिर दादाजी से कहा, दादाजी आप सही कह रहे हैं, नेचर ने सबको अलग अलग बनाया है और हमें नेचर की सुननी चाहिए। लेकिन दादाजी, हमें समझ नहीं आ रहा है कि असल में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आप थोड़ा और खुलकर बताएंगे? दादाजी ने अब की बार अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम दोनों। अचानक दादाजी की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर मिहिर और अनंत दोनों ही घबरा गए। दादाजी ने खुद को शांत किया और कहा, मैं जानता हूं कि तुम दोनों को लड़कियां नहीं लड़के पसंद है और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। दादाजी की बात सुनकर मिहिर और अनंत हैरानी से उन्हें देखते हुए बोले, क्या? दादाजी ने उन्हें अपनी एक आईब्रो उठाकर देखा। वो दोनों अभी एक दूसरे से चिपके हुए बैठे थे। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फौरन एक दूसरे से दूर होकर बैठ गए। उनके शरीर में झुरझुर्री सी उठने लगी। मिहिर तो सदमे में चला गया। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे उसके नानू को लगा कि उसे लड़कों में इंटरेस्ट होगा। अनंत का हाल भी मिहिर से जुदा नहीं था, वो खुद किसी नतीजे में नहीं पहुंच पा रहा था। दादाजी को उन दोनों का ये बिहेवियर बहुत अजीब लगा। उन्हें लगा कि वो अपना सच जानकर एम्बेरेस हो रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा, तुम दोनों को इतना सोचने की जरूरत नहीं है, अब जो है सो है, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिहिर और अनंत जैसे जैसे दादाजी की बात सुन रहे थे वैसे वैसे उनकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कि दादाजी कुछ ऐसा करते जो उन्हें बर्दाश्त न होते, वो दोनों एकदम से उठ खड़े हुए। अचानक उठने पर अनंत की कमर में दर्द हुआ, जिसे बर्दाश्त करते हुए उसने कहा, दादाजी आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों को एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी मिहिर उन्हें समझाते हुए बोला, हाँ नानू, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, कजिन है, इससे ज़्यादा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता, और आपको ऐसा क्या लगता है? उन दोनों की बात सुनकर दादाजी ने उन्हें अपनी छोटी आंखों से देखा। वो उन्हें शक की गहरी निगाहों से देख रहे थे, जैसे उनकी बातों पर उन्हें यकीन न हो, और होता भी कैसे, जो उन्होंने देखा वो उसे भी इग्नोर नहीं कर सकते थे। दादाजी ने उन दोनों को देखते हुए कहा, तुम दोनों सच कह रहे हो क्या वाकई? उनकी बात को बीच में अधूरा छोड़ने पर मिहिर ने जल्दी से कहा, 100% सच है नानू, हम वैसे नहीं है जैसे आप हमें समझ रहे हैं। मेरी तो कितनी गर्लफ्रेंड है, अनंत बताना नानू को। मिहिर ने अनंत को देखते हुए कहा तो अनंत ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ दादाजी, मिहिर ठीक कह रहा है, इसकी गर्लफ्रेंड की तो आप गिनती नहीं कर सकते, और मैं जल्दी गर्लफ्रेंड ढूंढ लूंगा। दादाजी को यकीन दिलाने के चक्कर में उसे नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। फिलहाल इस सिचुएशन से निकलना बेहद जरूरी था। वही दादाजी अब पुरानी बात तो भूल गए, लेकिन अनंत की गर्लफ्रेंड वाली बात उन्होंने पकड़ ली। वो अपनी आंखें सिकोड़कर उन दोनों को देखते हुए गुस्से से बोले, कॉलेज पढ़ने जाते हो या गर्लफ्रेंड बनाने? तुम दोनों ने आगे बारे में कुछ सोचा है या गर्लफ्रेंड के बारे में ही सोचते रहते हो? हमारे ज़माने में पता है लकड़ी और लड़की को मिलने भी नहीं दिया जाता था, और तुम लोग, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर मैंने तुम दोनों के मुंह से दोबारा किसी लड़की का नाम सुना तो तुमका कॉलेज बंद करवा दूंगा, समझे?
अनंत और मिहिर दोनों ही दादाजी की डांट पर सतर्क खड़े हो गए। मिहिर को अब अनंत पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि दादाजी उसे बुरी तरह घूर कर देख रहे थे। कम से कम आधे एक घंटे के बाद वो दोनों कमरे से बाहर आए। दोनों के चेहरे मुरझाए हुए थे। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ कहा, छी। अनंत के उसे देखकर बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मैं तेरे साथ कभी नहीं। मिहिर ने उससे कहा, हाँ तो मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ तेरे लिए, मैं तो सपने में भी तेरे बारे में न सोचूं। वो दोनों एक दूसरे मुंह फेर कर अपने अपने कमरे में चले गए। दूसरी तरफ समर जयप्रताप गार्डन में खड़े थे। उन्हें रूही की कही सारी बातें बार बार याद आ रही थी। वो शायद उसकी बातों की कड़वाहट से ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उसने ये सब कुछ कैसे पेश किया होगा, कैसे वो उस वक्त उन सभी से लड़ी होगी, कैसे। काश कि वो उस वक्त उसके पास होते तो वो उसे कभी भी ये सब सुनने नहीं देते। उनकी एक गलती ने सिर्फ इरावती की जिंदगी ही नहीं, रूही का बचपन भी खराब किया था। वो जितना इस बारे में सोचते उन्हें मानो सांस नहीं आती थी, इतना बोझ वो खुद पर महसूस करते थे। मेरी गलतियों की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ रही है समर जय, काश कि मैं तुमसे माफ़ी भी मांग पाता। समर जय ने ये आवाज़ सुनकर अपने बराबर में देखा। जहां दादाजी खड़े थे वो सामने देख रहे थे। मैं इस काबिल नहीं बचा कि तुमसे माफ़ी मांग सकूं, क्योंकि मेरी गलती माफ़ी के काबिल नहीं है। मैंने जो किया है वो माफ़ी के काबिल बिल्कुल नहीं है। समर जय ने उनकी बात सुनकर कहा, सारी गलती सिर्फ आपकी नहीं है, कुछ मेरी भी है। मुझे एक बार इरा को सब बता देना चाहिए था। समर जय की बात सुनकर दादाजी एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोले, गलतियों की शुरुआत मैंने की थी, तुमने नहीं। सही कहते लोग, गुस्से में लिए गए फैसले बाद में सिर्फ दुख देते हैं। उम्र के इस मोड़ पर यह सब देखने को मिलेगा ये नहीं सोचा था मैंने। मैं नहीं चाहता कि जो मेरी गलतियों का बोझ तुम्हें उठाना पड़े। रूही को पूरा सच बता दो समर जय। समर जय ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, सच जानने के बाद क्या वो मुझे माफ़ कर देगी? रूही ने अपना बचपन उन लोगों के तानों को सुन सुनकर गुजारा है बाबा, वो चाहे भी तो भी मुझे माफ़ नहीं कर पाएगी। दादाजी समर जय की बातों का मतलब समझ रहे। ये जाहिर है रूही किन किन ड्रामों से होकर गुजरी होगी कि आज वो समर जय के लिए पत्थर दिल हो चुकी थी। उसने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की उसका बाप कौन था। दादाजी ने कहा, एक कोशिश तो करो। निर्वाणा पैलेस। रूही अपने कमरे में फ्लोर पर बैठी थी। उसका कुछ सामान था जो कि बिखरा पड़ा था। वो सारा सामान रूही एक छोटे से संदूक में भर कर रख रही थी, लेकिन बीच में ही एक तस्वीर को देखकर रुक गई। रूही उस तस्वीर को देखने लगी। वो तस्वीर चांदनी जी और इरावती की थी। दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डालकर खड़ी थी और एक दूसरे को देखकर हंस रही थी। दोनों ने एक ही जैसे कपड़े पहने हुए थे। रूही के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट थी। इन दोनों ने आखिरी टाइम पर भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा था। शायद यही दोस्ती थी। रूही के सारे बाल एक तरफ थे। वो बहुत प्यार से इस तस्वीर को देख रही थी। ये दोनों ही उसके दिल के बहुत करीब थी। शायद वो बता ना पाए कि वो किससे ज़्यादा प्यार करती थी। किसी एक नाम लेकर वो दूसरे के साथ गलत करेगी। रूही को अचानक अपनी गर्दन के पास किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। वो मुड़ती उससे पहले ही एक मजबूत हाथ उसे अपनी कमर पर महसूस हुआ और एक धीमी आवाज़ रूही के कान में गूंजी, क्या कर रही हो? रूही ने अपना चेहरा घुमाकर देखा। आतिश का चेहरा उसके नज़दीक था और वो उसे देख रहा। आतिश को देखकर रूही उसकी तरफ घूम गई और उसे वो फोटो दिखाते हुए बोली, इतिश क्या ना हम इस फोटो फ्रेम करा ले, ये कितनी अच्छी फोटो है ना। आतिश उस फोटो को देखने लगा। उस तस्वीर को देखकर आतिश के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। इतनी प्यारी मुस्कुराहट शायद रूही ने भी पहली बार ही उसके चेहरे पर देखी थी। आतिश ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है। उसकी बात सुनकर रूही ने थोड़ा सा निराश होकर कहा, मैंने सोचा था कि मैं कल उन्हें ये फोटो फ्रेम करा कर दे दूंगी, मगर कल तो ये पॉसिबल नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर भी किसी ओकेजन पर दे दूंगी। अब तो ममा हमेशा हमारे साथ रहने वाली है। रूही ने मुस्कुराकर आतिश को देखा और आतिश कुछ सोचने लगा। वो दोनों बेड के नज़दीक फ्लोर पर बैठे हुए थे। अगर एक और पल ये नज़रें नहीं हटी तो हम कहीं नहीं पाएंगे। सुबह का वक्त। निर्वाणा पैलेस। आतिश सुबह ही अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। निर्वाणा में आज रूही के सारे दोस्त मौजूद थे, बस नैना और राज को छोड़कर। अपोलो और उसके तीनों भाई बहन गार्डन में खेल रहे थे और उसी गार्डन में टेबल पर पास चेयर पर रुद्री, अनंत और मिहिर बैठे हुए थे। रूही अभी अभी अंदर से आई। उसने अपने हाथ में पकड़ी प्लेट जिसमें कॉफ़ी कप रखे थे उसे टेबल पर रख दिया। मिहिर के हाथ में लैपटॉप था। रूही अपनी चेयर पर बैठते हुए बोली, अरशद नहीं आया? अनंत ने रूही की बात सुनकर कहा, कह तो रहा था कि आज आएगा, पता नहीं अब तक क्यों नहीं आया। तभी मिहिर ने कहा, वैसे उसकी फैमिली यही आ गई है राजस्थान में कुछ दिनों के लिए। मिहिर की बात सुनकर रुद्री और अनंत उसका हाथ पकड़ लिया जैसे उसे आगे बोलने से रोकना चाहते हो। मिहिर को भी जैसे अभी याद आया कि अरशद की फैमिली रूही की भी फैमिली थी और रूही के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। मिहिर ने रूही को देखा जिसने उसकी बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और काफ़ी से भरा एक कप उठा लिया। हालांकि उसने मिहिर की बात को सुना था, लेकिन फिलहाल उसे उन लोगों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था सिवाय अरशद के, क्योंकि अरशद हर लिहाज से इनोसेंट था। रूही ने अब उसे इन सब में इन्वॉल्व करना बंद कर दिया था। कुछ ही देर में एक कार निर्वाणा में आई और उसमें से अरशद बाहर आया। वो तेजी से उन सभी के पास आकर चेयर पर बैठते हुए बोला, सॉरी मैं लेट हो गया, रिजल्ट देखा? अरशद की बात सुनकर मिहिर ने कहा, नहीं बस देखने जा रहे थे, पहले किसका देखूं?
रुद्री ने उसकी बात सुनकर कहा, मेरा देखो। अरशद के आने से माहौल हल्का हो गया और सब पहले वाले मूड में आ चुके थे। मिहिर ने रुद्री की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाकर उसका रोल नंबर डाल दिया और लैपटॉप की स्क्रीन को उसके सामने करते हुए कहा, देख ले अपना रिजल्ट। रुद्री अपना रिजल्ट देखकर खुश हो गई और बोली, मैं पास हो गई। रुद्री की बात सुनकर अनंत ने कहा, तू पास हो गई इतनी जल्दी? रुद्री ने अनंत को घूर कर देखा और कहा, जल्दी से क्या मतलब, तू क्या चाहता है मैं फेल हो जाऊं? रुद्री की बात सुनकर अरशद ने कहा, जिस हिसाब से नंबर है तुम्हारे वो अगर नहीं चाहता तो भी तुम फेल हो सकती थी। अरशद की बात सुनकर मिहिर, अनंत और रूही अपना चेहरा फेर कर मुस्कुराने लगे। वहीं रुद्री ने अपने दांत पीसते हुए उसे देखा और कहा, अपना मुंह बंद रखो, अभी तुम्हारा भी रिजल्ट निकलने वाला है तब देख लेंगे। वैसे तो रुद्री के नंबर काफ़ी अच्छे थे, अरशद और अनंत सिर्फ उसे चिढ़ा रहे थे। मिहिर ने कहा, अब किसकी बारी है? उसने रूही की तरफ देखा तो रूही ने न में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पहले किसी और का देख लो। मिहिर ने अपने कंधे उचकाकर अपना रोल नंबर डाल दिया। उसके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए थे और वो भी पास हो गया था। उसके बाद मिहिर ने अनंत का रोल नंबर डाला। अनंत के नंबर देखकर मिहिर अपनी आंखें बड़ी करके बोला, बिजनेस में हाईएस्ट है, मार्क्स को किया है तूने अमेजिंग, कॉलेज के टॉप 3 में तेरा नाम है अनंत, आई थिंक एक ही स्टूडेंट के नंबर तुझसे ज़्यादा है। 1 मिनट। उसके लिस्ट चेक की और उसके बाद हैरानी से अरशद को देखते हुए, अरशद तूने टॉप किया है हमारे कॉलेज में? मिहिर की बात सुनकर रुद्री ने उसके हाथ से लैपटॉप छीनते हुए कहा, मुझे दिखाओ। देखने के बाद उसने मुंह बनाकर लैपटॉप छोड़ दिया। रूही ने भी अरशद का रिजल्ट देखा। उसके इकोनॉमिक में 97.5 थे और अनंत के 96 थे। रूही इनके मार्क्स देखकर समझ गई अब उसकी शिकायतें आतिश के पास पहुंचने वाली है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इसके मार्क्स इन दोनों से ज़्यादा आ सकते थे। मिहिर अनंत और अरशद को कॉन्ग्रेच कर रहा था, वैसे भी वो दोनों ही अक्सर क्लास में टॉप पर रहते थे। मिहिर ने रूही की तरफ देखते हुए कहा, अब रूही का बचा है, तेरा भी देख लेते हैं। मिहिर की बात सुनकर अरशद ने कहा, रिजल्ट मैटर नहीं करता बल्कि इकोनॉमिक के मार्क्स मैटर करते हैं, 96 से ऊपर नहीं आए प्रोफेसर गोस्वामी छोड़ेंगे नहीं। रूही ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अब तो मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे 96 से ऊपर आने वाले हैं। मिहिर ने उनकी बातों के बीच रूही का रोल नंबर डाल दिया और वो रूही को देखने लगा। उसकी नज़रें खुद पर देखा कर रूही ने कहा, क्या हुआ, देखो मुझे डराओ मत, चुपचाप बता दो कितने मार्क्स है। मिहिर ने रूही को देखते हुए कहा, रूही इकोनॉमिक्स के पेपर में क्या घोल कर पिया था? रूही का चेहरा उतर गया। वो समझ गई कि उसके मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन मिहिर की आगे की बात सुनकर वो हैरान होकर देखने लगी। 98.9 तेरे इकोनॉमिक्स के मार्क्स कॉलेज के टॉप 10 में से एक है, रोहानिका रानावत। क्या लिखा था तूने पेपर में? रूही को मिहिर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रही थी, उसके मार्क्स अच्छे आते थे और कई बार वो अपने सब्जेक्ट की टॉपर भी रह चुकी थी, लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट की स्कूल या कॉलेज टॉप करने के बारे में उसने कभी नहीं सोचा और न ही उसने किया। इसलिए आज उसे यकीन नहीं हो रहा था, बल्कि उसके साथ रुद्री को भी यकीन नहीं हो रहा था। रूही अपना रिजेक्ट देखने लगी और उसके पीछे सभी आकर खड़े हो गए, क्योंकि ये तो सभी के लिए हैरानी वाली बात थी। खैर, रूही सुकून मिल गया कि कम से कम उसकी शिकायतें आतिश के पास नहीं जाएंगी। राज और नैना भी फ़ोन पर उन सभी को बधाई दी, सभी का रिजल्ट अच्छा आया था। अरशद ने उन सभी से कहा, आज तुम लोग मेरे घर चलो, मोम तुम लोगों से मिलना चाहती है। अरशद ने सभी की तरफ देखा, खासकर उसकी नज़रें रूही पर टिकी थी। वो चाहता था कि रूही उसके साथ जाए। रूही ने भी अरशद को देखा जो उसे देख रहा था। उसने कहा, मैं आज कहीं नहीं जा सकती, मुझे आज कहीं बाहर जाना है। अरशद ने रूही की बात सुनकर जिद करते हुए कहा, तो तुम किसी और दिन चले जाना। देखो रूही, मना मत करो, तुमने कहा था ना हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं आएगी, तो प्लीज़ चलो ना, तुम मेरे घर चल रही हो। रूही ने अरशद की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है अरशद, आज मुझे वाकई एक बहुत ज़रूरी काम है, इतिश मुझे कहीं ले जाने वाले हैं, तुम लोग चले जाओ। रूही की बात सुनकर रुद्री ने कहा, नहीं हम तेरे साथ ही कल चलेंगे, आज तो भाई के साथ चली जा। अरशद ने गहरी सांस ली। रुद्री ने उसकी बात संभाल ली थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है तो कल मिलते हैं मेरे घर पर। रूही अब ना नहीं कर पाई, उसने सोचा कल वो कोई बहाना बना देगी, इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया। अरशद ने रूही को हक किया और वहां से चला गया। वो उसे लंच के लिए रोकती रही, मगर उसे ऑफिस काम से जाना था, इसलिए उसने न कर दिया। रुद्री, अनंत और मिहिर भी चले गए। रूही वापस निर्वाणा में आ गई। उसने आतिश को कॉल लगा दिया। AR इंडस्ट्री में एक मीटिंग रूम, जहां आतिश एक सोफे पर बैठा हुआ था। उसने एक पैर के ऊपर पैर रखा था, सामने प्रोजेक्टर ऑन था। दूसरे सोफे पर 2 शख्स बैठे हुए थे जो दोनों ही फौना नजर आ रहा थे। उनके अलावा वहां 2 और शख्स बैठे थे जो कि इंडियन नजर आ रहे थे। वो इस वक्त एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन बीच बैठा हुआ था। आतिश के हाथ में एक ड्रिंक का गिलास था जिसे भी लगातार गोल घुमा रहा था। AR आने वाले टाइम पर यह बहुत कीमती होने वाला है। मिस्टर जोनस हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आई थिंक कि हमें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। आतिश चुपचाप उनकी बात सुन रहा था। वो ड्रिंक करते हुए प्रोजेक्टर की तरफ देख रहा था। आप इसके 20% पार्टनर होंगे, उस शख्स ने मुस्कुराकर आतिश से कहा। तो आतिश ने ड्रिंक का गिलास टेबल पर रखते हुए कहा, 50%।
आतिश की बात सुनकर उस शख्स की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो सब एक दूसरे को देखने लगे। 20 से सीधा 50 उन लोगों को हाँ कहते नहीं बन रहा था। दूसरे शख्स ने कहा, यार ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे तो डील कैंसिल हो सकती है। आतिश ने उस शख्स को सुनहरी सर्द निगाहों से घूरते हुए, रियली? सब आतिश को देख रहे थे तो कभी एक दूसरे को। इस बीच गहरी खामोशी थी। कोई कुछ कहता उससे पहले ही युग अंदर आ गया। उसने आतिश का फ़ोन आतिश को दे दिया। आतिश ने जब उस पर रूही का कॉल देखा तो वो सोफे से उठ गया और ग्लास विंडो के नज़दीक चला गया। उधर रूही जो घर से फ़ोन कर रही थी, उसने आतिश का कॉल उठाते ही कहा, इतिश आप कहाँ हैं? आज हमें मम्मा के पास जाना था, आप आ रहे हैं या मैं खुद चली जाऊँ? आतिश ने रूही की चिड़ी हुई आवाज़ सुनकर कहा, मुझे टाइम लगेगा रूह, तुम चली जाओ। रूही ने आतिश की बात सुनकर फ़ोन को कान से हटाकर घूरा। कल उसने कहा था कि वो उसके साथ जाएगा और आज कह रहा था कि टाइम नहीं है। ऐसा नहीं था कि रूही अकेली नहीं जा सकती, वो बिल्कुल जा सकती थी, लेकिन अगर वो चली गई तो आतिश सूर्यवंशी पैलेस नहीं आएगा। रूही ने दोबारा फ़ोन को कान से लगाकर कहा, आप कहाँ हैं? आतिश ने अपने लापरवाह अंदाज में कहा, ऑफिस रूह। रूही ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, और कॉल काट दिया। आतिश ने अपना फ़ोन देखा। अपनी मर्जी से उसने कॉल किया और अपनी मर्जी से उसने कॉल काट भी दिया। हालांकि उसके आखिरी लफ्ज़ों का मतलब आतिश बहुत हद तक समझ गया था। उसने फ़ोन को काटकर फ़ोन को अपनी पॉकेट के हवाले किया और युग को कुछ इशारा किया, फिर वापस अपनी मीटिंग में शामिल हो गया। दूसरी तरफ निर्वाणा में रूही अपने कमरे की तरफ गई। वो क्लोजेट की तरफ आई और अपने कपड़े देखने लगी। उसे कुछ खास समझ नहीं आया तो वो अपनी साड़ी के कलेक्शन को देखने लगी। वो साड़ी बहुत कम पहनती थी, बहुत ही कम, जब भी उसका मन करता था। ज़्यादातर वो शूट या जीन्स टॉप पहनती थी जिसमें वो हमेशा कंफर्टेबल रहती थी। वैसे भी उसके पहनने पर कभी कोई रोक टोक नहीं थी, वो अपनी मर्जी से कपड़े पहनती थी। रूही ने काफ़ी टाइम देखने के बाद एक बिल्कुल हल्की ग्रीन साड़ी निकाली जो कि बहुत देखने के बाद उसकी नज़रों में आई थी। रूही उसे लेकर चेंज करने चली गई। वो चेंज करके कमरे में आई। रूही का ब्लाउज की स्लीव्स नेट की थी। वो साड़ी बिल्कुल प्लेन ग्रीन कलर की थी। रूही ने मिरर के सामने खड़े होते हुए अपने बालों को बांधा। उसने हमेशा की तरह उन्हें एक जुड़े में बांध लिया। फिर उसने अपने होठों पर लिपस्टिक लगाते हुए अपने कानों में इयररिंग डाल लिए। अब वो तैयार थी। ग्रीन कलर की साड़ी में रूही बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके बालों में लगा सिंदूर दूर तक चमक रहा था। उसके सीने तक आता मंगलसूत्र भी सामने नजर आ रहा था। उसके पल्लू की सारी प्लेट कंधे पर सिमटी हुई थी जिसे उसने पिन कर लिया था। रूही साड़ी में वाकई बहुत अलग लगती थी, जैसे उसे देखते रहने का दिल करे। वो कमरे से बाहर आकर नीचे आ गई और हाल से गुजरते हुए पहले से बाहर आई। रूही ने पार्किंग से अपनी कार ली जो कि कल ही ठीक करा दी गई थी। उसने खुद ही ड्राइव करते हुए आतिश के ऑफिस की तरफ अपनी कार दौड़ा दी। वो आतिश को लेकर ही जाने वाली थी। कुछ ही देर में रूही की कार AR इंडस्ट्री के बाहर खड़ी थी। उसने उसे पार्किंग में लगाया और कार से बाहर आकर अंदर की तरफ बढ़ गई। रूही जहां आई थी वो आतिश की पर्सनल पार्किंग थी। रूही को उसके बारे में ऐसे याद था क्योंकि वो पिछली बार जब आई थी तो इसी रास्ते से आई थी। हाँ, मगर वो यहीं से लौट गई थी। रूही अंदर बढ़ गई। बाहर खड़े बाउंसर ने उसे एक दफ़ा भी नहीं रोका था और न ही एक नज़र उसकी तरफ उठाई। वो थोड़ा आगे बढ़ी तो युग वहां खड़ा। वो रूही को देख मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपको बॉस के पास ले चलता हूँ यंग मैडम। रूही ने युग को चौंक कर देखा और कहा, तुम यहाँ मेरे लिए खड़े हो? युग ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी बॉस ने कहा आप आने वाली है। रूही ने उसकी बात सुनकर हैरानी से अपनी नज़रें हटा ली और कहा, तुम्हारे बॉस को बड़ा अंदाजा था कि मैं आने वाली हूँ। रूही के तंज पर युग खामोशी से मुस्कुरा दिया। वो पहली बार किसी को आतिश की बातों को हवा में उड़ाते हुए देख रहा था। उसने खुद से कहा, बीबी तो बीबी होती है, फिर चाहे वो मेरे बॉस की क्यों ना हो। वो मुस्कुरा दिया। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने रूही से कहा, कांग्रेचुलेशन यंग मैडम। रूही ने उसे नासमझी से देखा तो युग ने कहा, आपका रिजल्ट है आज इसलिए। रूही हैरान होकर बोली, तुमने मतलब इतिश ने भी देखा होगा? युग ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ वो हर साल देखते हैं जब भी आपका रिजल्ट आता है। हाँ, आतिश आज से नहीं बल्कि कई सालों से हर साल उसका रिजल्ट चेक करता था, लेकिन सिर्फ उसका उसे ये किसी और का जानने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं होती थी, न ही वो रूही की रैंक जानने की कोशिश करता था। रूही युग की बात सुनकर और भी ज़्यादा हैरान थी। वो हर साल उसके मार्क्स देखता होगा और इस हर साल में से कई साल उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। रूही को अब आतिश पर गुस्सा आया कि उससे पूछे बिना उसके मार्क्स कैसे चेक कर सकता है, और थोड़ी एम्ब्रेसमेंट भी हो रही थी। हालांकि युग को मालूम होता था कि रूही का रिजल्ट आया है, मगर रिजल्ट में क्या है ये उसे नहीं मालूम था। रूही ने युग से अपनी नज़रें हटा ली। वो लोग आतिश के कैबिन की तरफ पहुंचे। युग ने उससे कहा, यंग मैडम आप अंदर जाए, बॉस अभी एक मीटिंग में बस 5 मिनट में आ जाएंगे। रूही ने युग को देखकर कहा, बस 5 मिनट? इतना कहकर वो अंदर चली गई। इधर युग ने गहरी सांस लेकर मीटिंग रूम की तरफ चला गया। आखिर उसे ये भी तो बताना कि रूही ने टाइम लिमिट महज 5 मिनट की ही दी थी। रूही कैबिन में आए और अपनी नज़रें वहां चारों तरफ घुमाने लगी। वो कमरा बहुत बड़ा, आलिशान और ऑर्गेनाइज्ड था। उस कमरे के इंटीरियर में वाइट कलर की झलक ज़्यादा नजर आ रही थी। रूही उसे देखकर मुस्कुराने लगी। मन ही मन वो उसके पसंद की तारीफ कर रही थी।
रूही के सामने ही चेयर टेबल थी, उस टेबल पर कंप्यूटर के साथ और भी बहुत सारी चीजें रखी थी। उसके दाईं तरफ ग्लास विंडो थी और वही सोफे और एक कांच की खूबसूरत टेबल पड़ी थी। पीछे की तरफ एक बुक केस था जहां मेडिकल और बिजनेस से जुड़ी किताबें रखी थी। बाईं तरफ अटैक रूम का डोर था, उस तरफ रूही ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो डेस्क की तरफ बढ़ गई, वहां एक फोटो फ्रेम था। रूही ने उसे उठा लिया और उसे देखने लगी। उसमें से एक में उसकी फोटो थी, उसकी बचपन की तस्वीर थी। रूही उसे पहचान गई, वो 3 साल की थी और शायद ये पहली बार था जब उसने किसी फोटो पर कोई पोज दिया था। उसके चेहरे पर खिली हुई मुस्कुराहट थी जिसने उसके छोटे छोटे दांत नजर आ रहे थे। उसके गालों पर डिंपल थे, उसके दोनों हाथ उसकी चिन के नीचे रखे हुए थे। एक लाल हेयर क्लिप उसके बाल में लगी हुई थी और दूसरे फ्रेम में चांदनी जी और इरावती जी की तस्वीर थी जिसमें खुद आतिश भी था। वो ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 3 या 4 साल का नजर आ रहा था। तस्वीर देखकर कोई बात देता कि इरावती वाकई आतिश से बहुत प्यार करती थी। जहां चांदनी जी की नज़र सामने थी तो वही इरावती जी मुस्कुराकर आतिश को देख रही थी। रूही ने उसे टेबल पर रख दिया। उसके जहन में कुछ बातें चलने लगी। वो कितना याद करती थी अपनी माँ को, आतिश भी तो याद करता होगा। उसके पास भी तो उस वक्त न चांदनी जी थी और न ही इरावती जी। रूही के दिल में कसक उठी, वो कितना अकेला महसूस करता होगा उस वक्त जब किसी बच्चे को उसकी माँ से लिपटा हुआ देखता होगा। चांदनी जी ने ये बताया था कि इरावती जी की हालत देखकर वो कितना टूटा था। पहली और आखिरी बार उन्होंने आतिश को इस कदर टूटते देखा था, फिर भी वो सब संभाल रहा था और अब तक सब अकेला ही संभाल रहा था। कभी कभी रूही जब आतिश का दर्द महसूस करती थी तो उसे कुछ अपने अंदर टूटता हुआ महसूस होता था, क्योंकि दोनों ही एक ही दर्द से जुड़े थे। दोनों ने वो खोया जो उनके लिए जरूरी था। रूही ग्लास विंडो के पास खड़ी होकर अपने जहन में चलते ख्यालों को रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी। क्या उसे वो यादें और दुखी नहीं करती थी जिसमें वो उन दोनों के साथ था? कभी एक पल के लिए तो लगता होगा कि काश वो वक्त वापस आ जाए। शायद रूही सही सोच रही तो या शायद गलत। उसने कभी आतिश दिल से सोचते हुए देखा ही नहीं था, वो तो दिमाग से सोचता था। डॉक्टर जो ठहरा, हर बात में लॉजिक और तर्क के साथ सोचने की आदत पड़ चुकी थी उसकी। मगर इसमें भी रूही को यही लगा कि ये सब उसके अकेलेपन की वजह हुआ, क्योंकि बीती यादें जब दुख पहुंचाती थी तो वो किस हद तक तकलीफ पहुंचती थी ये वो बहुत अच्छे से जानती थी। उसने भी कई बार खुद को उन यादों से बाहर निकालने के लिए बहुत तरीके अपनाए थे। शायद आतिश ने भी ये तरीका निकाला हो। शायद 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 सिर्फ शायद वो कुछ भी यकीन से नहीं कह पा रही थी। रूही ने एक गहरी सांस ली। आतिश को वो समझने जरूर लगी थी, मगर उसके दिली हालात से वो अभी सिर्फ कुछ दूर थी, इसलिए तो वो ये नहीं जान पाई थी कि आज भी वो सिर्फ उसकी जिम्मेदारी थी या प्यार। रूही अभी ये सोच ही रही थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि वो किसी की बाहों में थी। जाहिर है वो आतिश था। आतिश कुछ 1-2 मिनट पहले ही आ गया था जब वो ग्लास विंडो के पास आकर खड़ी हुई। वो उसे देखने लगा था और कुछ पल लगे थे इसे रूही से नजर हटाने में। अब तो बिना उसका चेहरा देखे ही आतिश की नजरें ठहरने लगी थी। आगे न जाने और क्या क्या होने वाला था। इधर रूही भी असल दुनिया में वापस आए और इसी पल आतिश की आवाज़ उसके कान में पड़ी। 5 मिनट हो गए रूह। उसकी बात सुनकर रूही मुस्कुराने लगी। वो पलट गई और आतिश की सुनहरी आंखों में देखते हुए बोली, वेरी गुड टाइम पर आ गए मिस्टर रानावत। रूही मुस्कुरा कर देखती रही उसकी आंखें में, जहां उसके अक्ष के अलावा बहुत कुछ था, बहुत कुछ ऐसा जो रूही ने शायद आज से पहले नहीं देखा था। भले ही वो समझ नहीं पाई, मगर उसकी धड़कन बहुत तेज हो गई थी। आतिश उसकी हरकत समझ चुका था। उसने रूही की कमर पर हाथ रखकर उससे कहा, कुछ मिला? उसकी बात सुनकर रूही ने न में सिर हिलाकर कहा, बहुत कुछ है मगर आप समझने नहीं दे रहे हैं, पर कोई बात नहीं, एक दिन समझ जाऊंगी। उसकी बात सुनकर आतिश, जो कि उससे लंबा था, वो उसके चेहरे के नज़दीक झुका और उसे अपने करीब करते हुए बोला, अगर एक और पल ये नज़रें नहीं हटी तो हम कहीं नहीं पाएंगे महारानी सा, इस केबिन से बाहर भी नहीं। बेहद धीमी और इंटेंस थी आतिश की आवाज़, जिसे सुनकर रूही ने अपनी नज़रें उससे हटा ली। उसका चेहरा कुछ सुर्ख था और होठों पर एक मुस्कुराहट थी। आतिश भी हल्का मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, कांग्रेचुलेशन। रूही आतिश से छूटकर उससे दूर होते हुए बोली, ये कुछ फीका फीका नहीं लग रहा है आपको? रूही ने आंखों के इशारे के साथ कहा तो आतिश ने अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर कहा, ठीक है तो बताओ क्या चाहिए। रूही ने उसके करीब आकर उसके बाजू में अपना हाथ डालते हुए उसका हाथ पकड़ और कहा, फिलहाल तो ममा के घर जाना है, उसके बाद बताऊंगी। रूही ने आतिश को देखते हुए कहा तो आतिश ने हाँ में सिर हिला दिया। वो दोनों कैबिन से बाहर आ गए। आतिश का कोट रूही ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और आतिश ने रूही का हाथ पकड़ा हुआ था। उनके पीछे आतिश के बाउंसर और युग भी था। वो लोग पार्किंग की तरफ आ गए। एक बाउंसर ने उनके आते ही कार का डोर खोला तो रूही ने न में सिर हिलाते हुए कहा, आज हम मेरी कार से और ड्राइव में करूंगी। रूही ने अपनी कार के पास आकर आतिश के लिए डोर खोला, बिल्कुल वैसे ही जैसे आतिश अक्सर उसके लिए खोलता था। आज रूही आतिश को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही थी। आतिश रूही को देखने लगा। रूही ने जल्दी से कहा, आतिश जल्दी कीजिए वरना हम लेट हो जाएंगे। आतिश ने अपने बाउंसर को कुछ इशारा किया और खुद आकर रूही की कार में बैठ गया। रूही ने डोर बंद किया और दूसरी तरफ आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। फिर वहां से सूर्यवंशी पैलेस के लिए निकल गई। गेम, पुराना किस्सा, लंच। दोपहर का वक्त। सूर्यवंशी पैलेस की तरफ रूही और आतिश की गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ रही थी।
रूही ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी और आतिश उसके बगल में पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। वो बहुत रिलैक्स नजर आ रहा था। उनकी कार के पीछे आतिश के बाउंसर की कार भी थी। रूही ने एक शॉप को देखते हुए कार रोक दी और आतिश से कहा, आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। वो कार का डोर खोलने लगी तो आतिश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रुको। रूही उसे देखने लगी और बोली, क्या? आतिश ने कहा, 1 मिनट। रूही में कार के हैंडल से हाथ हटाते हुए कहा, आतिश, मुझे मम्मा के लिए कुछ लेना है। आपने मुझे क्यों रोका? रूही ने अभी ये कहा ही था कि किसी ने उसकी तरफ खिड़की का डोर नॉक किया। रूही ने पलट कर देखा, वहां उनका ही एक बाउंसर खड़ा था। उसने आतिश की तरफ देखा तो आतिश ने उसे खोलने का इशारा किया। उसकी बात मानकर रूही ने खिड़की का शीशा खोल दिया। उस बाउंसर ने रूही को एक बॉक्स दे दिया। रूही ने उस बॉक्स को ले लिया। वो चॉकलेट का एक डब्बा था। रूही यही तो लेने जा रही थी। ये रूही ने इस बॉक्स को देखते हुए कहा तो आतिश बोला, तुम यही लेने जा रही थी? रूही ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर उस बॉक्स को पीछे रखते हुए वापस कार ड्राइव करते हुए कहा, मम्मा को बहुत पसंद है। कुछ देर में उनकी कार सूर्यवंशी पैलेस में आकर रुकी। रूही अंदर जाने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि वो कार से बाहर आकर सीधे अंदर चली गई और पीछे आतिश ने उसे जाते हुए देखना में सिर हिलाया। वो बॉक्स भी वही भूल गई थी। उसने बॉक्स को उठाया और कार से बाहर आ गया। दीवान साहब जो अभी किसी काम से बाहर थे वो ये नज़ारा अपनी आंखों से देख रहे थे। वही रूही पैलेस के अंदर आई। वो तेज आवाज में बोली, मम्मा कहाँ है आप? पहली बार सूर्यवंशी पैलेस में किसी की तेज आवाज में खिलखिलाहट महसूस हुई थी, वरना ये वो जगह थी जहां या तो खामोशी या फिर चीखों की आवाज गूंजती थी। रूही चारों तरफ अपनी नजरें घुमाने लगी। चेहरे पर मासूमी वाले भाव थे, जैसे कोई बच्चा सालों बाद अपने घर आया हो और अपनी मां को ढूंढ रहा हो। वो अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाने लगी। रूही डाइनिंग एरिया की तरफ आ गई। उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर चली गई। टेबल पर बहुत सारी डिशेज रखी हुई थी जिन्हें देखकर रूही पुरानी याद में खो गई। फ्लैशबैक। बनारस ठाकुर हवेली में छोटी सी रूही स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी 2 चोटी बनी थी। वो डाइनिंग टेबल की तरफ आए और वहां खड़ी चांदनी जी को देखकर चमकती आंखों से बोली, चांद ममा। रूही की आवाज सुनकर चांदनी जी की नज़र उस पर गई और वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, कृष्णा मेरी बच्ची, कांग्रेचुलेशन, तुम पास हो गई। देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ बनाया है, सब तुम्हारा फेवरेट। ये उन्होंने बनाया नहीं बनवाया था, लेकिन अपनी आदत से मजबूर थोड़ा बहुत क्रेडिट भी लेना नहीं भूलती थी। चांदनी जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उनकी बात खत्म हुई कि एक और आवाज वहां गूंजी, धक्के खाकर पास हुई है और तुम उसकी फेवरेट चीजें बना रही हो। पीछे से इरावती ठाकुर वहां आते हुए बोली। उनके हाथ में रूही का बैग था जिसे उन्होंने सोफे पर रखा और रूही चांदनी जी को घूरते हुए वो डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। रूही ने इरावती की बात सुनकर उदास भरा चेहरा बना लिया। रास्ते पर वो यही सुनते हुए आई थी। चांदनी जी ने इरावती की बात सुनकर कहा, तुम क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो? पास तो हो गई ना, और वैसे भी अभी उसे टाइम ही कितना हुआ, स्कूल जाते हुए धीरे धीरे सीख जाएगी। इरावती ने चांदनी जी की बात सुनकर कहा, चांद तुम्हारी बेटी ने जो आता था वो भी गलत लिखा है। शुक्र मनाओ टीचर तरस खाकर नंबर दे दिए, वरना फेल हो जाती आज। रूही ने जल्दी से कहा, ममा मगर मैं तो पास हूँ। इरावती ने रूही की तरफ देखते हुए कहा, बेटा लटक के पास होने को पास होना नहीं कहते। रूही ने मुंह बना लिया। चांदनी जी ने कहा, अब तुम उसे टॉर्चर कर रही हो, कितनी मासूम है वो, देखो जरा इस चेहरे को, कोई डांट कैसे सकता है, तुम बहुत निर्दयी हो ठाकुर। मासूम तो वो वाकई थी, लेकिन सिर्फ चेहरे से। रूही ने चांदनी जी की बात सुनकर कहा, ममा नी ये क्या होता है? वो निर्दयी बोलना चाहती थी मगर चाहकर भी वो शब्द उसके मुंह से नहीं निकला, और ये देखकर चांदनी जी और इरावती दोनों की ही हंसी छूट गई। उसकी बात सुनकर चांदनी जी ने कहा, वो छोड़ो, तुम खाना खाओ, अपनी माँ की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो, तुम अगर फेल हो गई तो भी कोई बात नहीं है, ओके, बस तुम कोशिश करो, इतना काफ़ी है। रूही ने उनके हाथों से खाते हुए कहा, वो मैं करती हूँ ममा, मगर पेपर इतना लंबा था मेरे हाथ दर्द करने लगे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसकी बात सुनकर इरावती ने उसे घूरते हुए कहा, वाह, वो ज़रा सा पेपर लिखने में तुम्हारे हाथ दर्द करने लगे, और जब ये किसी को मारने के लिए चलते हैं तब दर्द नहीं करते। कृष्णा कुछ सीखो, आतिश से तुम्हारी उम्र पर उसे टेबल भी आते थे और एक तुम हो जिस गिनती भी नहीं आती। आतिश का नाम सुनकर रूही बुरी तरह चीड़ गई कि अगर वो उसके सामने होता तो वो उसके हाथों का शिकार जरूर हो जाता। उसने चांदनी जी की तरफ देखा तो चांदनी जी ने उसे आंखों आंखों में शांत रहने को कहा और इरा से कहा, अच्छा बस करो, आतिश की तरह रोबोट नहीं बनाना उसे, अब तुम उसे खाना खाने दो। इरा ने नमे सिर हिलाते हुए कहा, वैसे तुम यहाँ कब आए? चांदनी जी ने कहा, आज सुबह मुझे तुम कुछ बताना था। उन्होंने रूही को खुद से दूर बैठाया, फिर इरावती जी से कहा, एक बहुत कीमती चीज़ मैं तुम्हें दे रही हूँ, वो एक एंटीडोट है, लाखों की जान बचा भी सकता है और ले भी सकता है। कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये बाहर बेचना चाहते हैं ताकि करोड़ों कमा सके। ये एंटीडोट मेरी सालों की मेहनत है, लेकिन मैंने इसे बनाकर बहुत बड़ी गलती की है और अब मैं इसे सुधारना चाहता हूँ। वो अगर उन फौनर के हाथ लगा तो वो न जाने इसका क्या इस्तेमाल करेंगे, वो बहुत खतरनाक है। इरा, शायद मेरी सोच से भी ज़्यादा तुम उसे संभाल कर रखना, बेहतर होगा कि उसे ऐसी जगह रखो जिस पर किसी की नज़र न पड़े। ये सब कभी ठीक होगा तो मैं उसे तुमसे वापस ले लूँगी।
इरा ने उसे देखते हुए कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उसे संभाल कर रखूंगी और कभी किसी के हाथ नहीं लगने दूंगी, चाहे फिर मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। बाकी सब कुछ ठीक है। आतिश कहाँ है? वो ठीक है। चांदनी जी ने कहा, आतिश ठीक है, सब ठीक है, मगर पूरी तरह नहीं। अभी तो सब ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए तुम संभल कर रहना और कृष्णा का भी ध्यान रखना। इरावती ने हाँ मैं सिर हिला दिया। फिर वो दोनों रूही को देखने लगे जो खाना खा रही थी। फ्लैशबैक एंड कृष्णा। रूही ने चांदनी जी की आवाज़ सुनकर पलट कर देखा। चांदनी जी को देखकर रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रूही ने चांदनी जी की तरफ बढ़ते हुए उन्हें गले लगाकर कहा, मैंने आपको बहुत मिस किया मामा। चांदनी जी ने उससे कहा, मैंने भी। वैसे आज तुम्हारा रिजल्ट आया, कांग्रेचुलेशन, मुझे पता था कि तुम बहुत अच्छा करोगी। उनकी बात सुनकर रूही ने कहा, आज धक्के खाकर पास नहीं हुई हो ममा। चांदनी जी ने उसे हैरानी से देखा और बोली, तुम्हें याद है? रूही ने हंसकर कहा, ममा की बातें नहीं भूल सकती मैं। तभी वहां आतिश भी आ गया। उसके हाथ में बॉक्स देखकर रूही ने कहा, अरे मैं तो इसे भूल ही गई। आतिश ने उस बॉक्स को रूही को दे दिया। रूही ने उसे चांदनी जी को देते हुए कहा, ये आपके लिए, आपको ये चॉकलेट बहुत पसंद है। चांदनी जी ने उस चॉकलेट बॉक्स को ले लिया। उनके चेहरे पर इस वक्त अलग ही खुशी थी। इतने साल उन्होंने अकेले बिताए थे, अब जब उन्हें ये खुशी मिल रही थी तो वो इस पल को खुशी समेट लेना चाहती थी। बेशक उनकी इस फैमिली में एक शख्स की कमी थी, इरावती ठाकुर, जो कि तीनों को ही बहुत महसूस होती थी, खासकर चांदनी जी को, क्योंकि उन्होंने अपना बचपन अपनी जवानी सब इरावती जी के साथ गुजारी थी। जाहिर है वो उनके इतने करीब थी, तो उनके जाने के बाद वो सबसे अकेली हो गई थी। चांदनी जी ने रूही से कहा, मुझे पता था कि मेरी बेटी को मेरी पसंद जरूर याद होगी, चलो तुम देखो तुम्हारे लिए कितना सब कुछ बनवाया है। चांदनी जी रूही को लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ आ गई। आतिश पर तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वो दोनों एक दूसरे की बातों में इतनी मग्न हो चुकी थी। हालांकि आतिश को इन सभी बातों का पहले से ही अंदाजा था। वो जानता था कि जब एक दूसरे से मिलती थी तो उन्हें किसी तीसरे का होश नहीं होता था। वो उन दोनों पर ध्यान दिए बिना ही डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। चांदनी जी ने रूही की प्लेट सीधी करते हुए उसके प्लेट में खाना रखते हुए कहा, कृष्णा तुम कितनी दुबली पतली हो रही हो, कुछ खाया करो, ये सूखे पत्ते खाकर तुम भी वैसी हो गई हो। देखो मैंने तुम्हारे लिए शाही पनीर बनाया है, तुम्हें पसंद था ना? रूही ने हाँ मैं सिर हिला दिया। चांदनी जी अपनी चेयर पर आकर बैठ गई। फिर उन्होंने आतिश से कह, अति तू खाएगा ना? आतिश ने उन्हें देखते हुए कहा, नहीं। चांदनी की ने उसे चिढ़ते हुए देखते हुए कहा, सूखे पत्ते खाकर तुझे क्या मिलता है अति, वो टेस्टलेस चीजें अच्छी नहीं होती बेटा। आतिश ने उनकी बात सुनकर कहा, आप खाए। फिर वो सैलेड की प्लेट उठाकर बोला, पता नहीं आपको डॉक्टर किसने बना दिया। उसकी आवाज़ धीमी थी जिसे चांदनी जी और रूही कोई नहीं सुन पाया। चांदनी जी को मालूम था कि उनका बेटा हेल्थ के लिए कितना सजग रहता था। वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था, इसलिए आतिश मुश्किल से बीमार पड़ता था। उसके डिसऑर्डर के सिवाय, जो कि उसे चांदनी जी से विरासत में मिले थे, उनके सिवाय कोई दूसरी बड़ी बीमारी नहीं थी। वो बिल्कुल फिट था क्योंकि वो इन हेल्दी चीज़ों से बहुत दूर था। रूही और चांदनी जी अपना अपना खाना खा रही थी। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ उन दोनों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आतिश खामोशी से अपना डिनर कर रहा था। डिनर के बाद रूही, आतिश और चांदनी जी तीनों हाल में बैठे थे। चांदनी जी एल्बम लेकर बैठी थी जिसमें उनके बचपन के फोटो थे जो वो रूही को दिखा रही थी। उन्हें देखते हुए रूही को कुछ ध्यान आया। उसने आतिश से कहा, इतिश आपने कहा था कि आप आज उसका फ्रेम बनवा देंगे, वो हुआ नहीं? आतिश ने रूही की तरफ देखते हुए, हो गया है, आता होगा। रूही में हाँ मैं सिर हिला दिया। चांदनी जी ने उस फ्रेम के बारे में पूछा तो रूही ने कहा कि वो उसके आने के बाद बताएगी। शाम का वक्त। पहले से बाहर गार्डन में वो तीनों एक छत के नीचे बैठे हुए थे। वो जगह काफ़ी पुराने वक्त से बनी हुई थी। मोटे गड्ढे बिछे हुए थे और उनके ऊपर एक खूबसूरत चादर बिछाई गई थी। साइड से पिलो लगे थे। वहाँ कुछ फ्रूट्स रखे थे जिनमें से ज़्यादातर रूही के पसंद के थे। बीच में लूडो रखा था। दीवान साहब भी वहाँ एक तरफ बैठे हुए थे। आतिश एक तरफ अपनी कोहनी को पिलो पर टिकाकर बैठा हुआ था। उसके सामने रूही बैठी थी और उन दोनों के बीच में चांदनी जी बैठी हुई थी। गेम पीक पर चल रहा था। दीवान साहब भी बड़े रोमांच के साथ उनका ये गेम देख रहे थे जिसमें कौन जीत जाए कोई नहीं कह सकता था, क्योंकि तीनों में से कोई भी कम नहीं था। चांदनी जी ने पाशा फेंका फेंकते हुए वो मन ही मन दुआ कर रही थी कि उनके छा जाए, और आ गए। छा आते ही चांदनी जी खुश होकर अपनी नीली गोल गोटी को आगे बढ़ाने लगी। अब रूही की बारी थी। तभी चांदनी जी ने कहा, कृष्णा 2 लेकर आने हैं, देखो तुम्हारे समाने ही आतिश की गोटी रखी हुई है। रूही ने हाँ में सिर हिलाया और पाशा फेंका, और फेंकने के बाद दोनों निराश हो गए क्योंकि 2 नहीं बल्कि 4 आए थे। उन दोनों को आतिश से खुन्नस थी क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा अंदर आतिश ने ही की थी। ये मैच पूरी तरह से एक तरफा था। वो दोनों एक साथ ही खेल रही थी और आतिश अकेला था, इसलिए आतिश उन पर थोड़ा भी रहम नहीं कर रहा था। आतिश ने हाथ बढ़ाकर रूही से पाशा मांगा और कहा, अब मेरी बारी। रूही ने उसे घूरती नज़रों से देखा और फिर चांदनी जी की तरफ, तो चांदनी जी ने कहा, रख दो, जरूरी नहीं है कि इसके 2 आ जाए। चांदनी जी की बात सुनकर उसने आतिश की तरफ देखा जो उसे उसकी गोटी को आगे बढ़ाने का इशारा कर रहा था। रूही ने उससे चिढ़कर नजरें हटाते हुए अपनी लाल गोटी उसकी हरी गोटी के सामने रख दी।
अब आतिश ने पाशा फेंका। रूही मन ही मन भगवान से दुआ कर रही थी कि बस दो ना आए, फिर चाहे कितने भी आ जाए। उसकी बातें सभी सुन रहे थे। चांदनी जी उसे हिम्मत दे रही थी कि नहीं आएंगे, जैसे मानो उन्हें यकीन हो, लेकिन पाशा गिरा और अब की बार दो ही आए। रूही चौंक गई। वो हैरानी से पाशे को देखने लगी। खुद चांदनी जी की भी हालत रूही से जुदा नहीं थी। दीवान साहब की इस बीच हंसी छूट गई। वो चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाए, और करते भी कैसे। ये मोमेंट ही ऐसा था। खुद आतिश के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, जिसे उसने कंट्रोल कर लिया। रूही ने जल्दी से अपनी गोटी को अपने हाथों से छुपाते हुए कहा, फिर से खेलिए, आपने कोई चीटिंग की है। आतिश ने रूही की बात सुनकर एक आईब्रो उठाकर उसे देखा और कहा, तुम्हारे सामने खेला है रूह, चीटिंग तुम कर रही हो, अपना हाथ हटाओ। रूही ने नम सिर हिला दिया और कहा, आतिश ये गलत बात है, आप मेरी दो काट चुके हैं, अब ये नहीं आपकी और भी तो है, दूसरी बढ़ा लो। तभी चांदनी जी ने कहा, हाँ अति देखो, उसकी दो पहले ही अंदर है और तुम्हारी तो एक और है ना। आतिश ने नम सिर हिलाते हुए कहा, नॉट पॉसिबल। रूही ने उसकी बात सुनकर जल्दी से कहा, आतिश मैं आपकी बीबी हूं, मत काटिए ना प्लीज, देखिए बस एक ही है मेरी। वो दोनों ही लाचारी से आतिश को देखने लगी। आतिश ने उन दोनों का चेहरा देखा, फिर अपनी दूसरी हरी गोटी को आगे बढ़ाते हुए कहा, इस बार छोड़ रहा हूं, आगे से नहीं छोड़ूंगा। दीवान साहब जो इस इंतजार में थे कि कब आतिश रूही की तीनों अंदर करेगा, उनका इंतजार हमेशा के लिए इंतजार ही रह गया। वही रूही और चांदनी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो चारों काफी देर तक गेम खेलते रहे। वहां तेज हंसने की तो कभी बहस की आवाज आ रही थी। आते जाते स्टाफ की नज़र वहां चली जाती थी। इस खामोश पैलेस में जब भी रूही आई थी, इसका माहौल ही बदल जाता था। वो लोग चांदनी जी और खासकर आतिश को देखते रह जाते थे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने जब भी उन्हें देखा था तो गुस्से में या फिर खामोश ही देखा था, और वो खामोशी भी ऐसी कि मानो जान ले ले। इतने हल्के मूड में उन लोगों को देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। पैलेस के मेन गेट से एक कार एंटर हुई। दीवान साहब उधर देखते हुए बोले, इस वक्त कौन आया है। वो उठकर जाने लगे, मगर तभी वहां एक बाउंसर हाथ में बड़ा सा लकड़ी का फ्रेम पकड़े उसी तरफ लेकर आया। आतिश की नज़र जब उस पर गई तो उसने दीवान साहब से कहा, उसे आने दीजिए दीवान साहब। दीवान साहब ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जो हुक्म। वो बाउंसर सिर झुकाकर उसके पास आया और उस फ्रेम को उसने आतिश को दे दिया। आतिश ने उसे ले लिया। रूही ने उस फ्रेम को देखते हुए कहा, ये वही फोटो है। आतिश ने हाँ में सिर हिलाकर उसे पलट दिया। चांदनी जी उसे देखने लगी। वो उसे देखकर हैरान रह गई। उन्होंने आतिश के हाथ से उसे ले लिया। वो उन दोनों को देखते हुए बोली, तो तुम लोग इसकी बात कर रहे थे। रूही ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ आपको कैसा लगा। चांदनी जी ने हैरानी से मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, मेरे पास तो इस वक्त की कोई फोटो नहीं थी, ये पता नहीं किसने ली। फिर उन्होंने दीवान जी को देखते हुए कहा, दीवान साहब इस फ्रेम को मेरे कमरे में रखवा दे। दीवान साहब ने उसे ले लिया और एक स्टाफ से कहकर उसे कमरे में रखवा दिया। आखिर में ये खेल खत्म हुआ और ये मैच टाई रहा, क्योंकि मैच बीच में ही खत्म करना पड़ा। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद वो सब उठकर अपने अपने कमरे में चले गए थे। आतिश के कमरे में रूही फ्रेश होकर कमरे में आई। उसने टॉवल से अपना चेहरा साफ किया। तभी बाहर से किसी ने उनके दरवाजे पर नॉक किया। आवाज सुनकर रूही टॉवल को वही छोड़ डोर के नजदीक बढ़ गई। उसने डोर खोला तो बाहर एक स्टाफ खड़ी थी। उस स्टाफ ने रूही को देखते हुए कहा, महारानी सा, डिनर का टाइम हो गया, बाईसा ने बुलाया है। चांदनी जी सूर्यवंशी पैलेस की राजकुमारी थी। उनका कोई भाई नहीं था, वो इकलौती थी। इसलिए उनके पिता के मरने के बाद जब आतिश का जन्म हुआ तो चांदनी जी के बाद नया हुक्म आतिश को चुना गया। अब चुनकी रूही आतिश की बीबी थी, इसलिए उसे महारानी सा कहते थे, और चांदनी जी को वो लोग पहले से ही बाईसा कहते आ रहे थे। रूही ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है, हम आ रहे हैं। रूही ने डोर बंद कर दिया। तभी आतिश बालकनी से अंदर आया और बोला, कौन था। रूही ने आतिश से कहा, ममा ने बुलाया है डिनर के लिए। वैसे आतिश, मैं सोच रही थी कि हम आज रुक जाते हैं, कल चले जाएंगे। धोखा, आतिश का गुस्सा, चांदनी जी की परेशानी। रात का वक्त, डिनर के वक्त वो तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। चांदनी जी हेड चेयर पर बैठी थी और उनके ठीक सामने आतिश दूसरी हेड चेयर पर बैठा था। जब वो दोनों अकेले कभी डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट करते थे तो उन दोनों के बीच इतनी दूरी लाजमी होती थी। रूही जो अभी अभी वहां आई थी, उसने उन दोनों को देखा जो एक दूसरे के सामने बैठे थे। दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। कभी कभी रूही को ये शक होता था कि ये दोनों वाकई माँ बेटे हैं या दूसरे के राइवल है। उनका आपस में बात करने का लहजा और जैसे वो एक दूसरे को लुक देते थे, रूही को यही महसूस होता था कि वो दो दुश्मनों के बीच बैठी हो। उनकी सोच, उनकी समझने के तरीके बिल्कुल अलग थे, हाँ, मगर उनका ईगो और एटीट्यूड एक दूसरे मैच करता था। चांदनी जी ने रूही को देखा और मुस्कुरा कर कहा, रूही आओ, डिनर तैयार है। आतिश भी रूही को देखने लगा और रूही उन दोनों को देखने लगी। वो कुछ देर सोचने लगी, फिर जाकर बीच वाली चेयर खींचकर उस पर बैठ गई, क्योंकि फिलहाल तो उसे यही ठीक लगा। चांदनी जी और आतिश उसे देखने लगे। उन दोनों को ही अभी अभी अंदाजा हुआ कि यहाँ सिर्फ वो दोनों नहीं है, रूही भी है। आतिश और चांदनी जी ने एक दूसरे को देखा, फिर एक दूसरे से अपनी नजरें हटाते हुए अपनी चेयर से उठकर रूही के नजदीक जो चेयर पड़ी थी वहां बैठ गए।
रूही अपनी प्लेट को सीधा करते हुए मुस्कुरा दी। अब तीनों साथ बैठकर डिनर करने लगे। रूही ने डिज़ाइन लिया था कि वो दोनों आज यही रुकेंगे, इसलिए वो लोग आज वही रुके थे। वैसे भी आतिश का ऐसा कोई ज़रूरी काम भी नहीं था कि उसका अभी यहाँ से जाना ज़रूरी हो। डिनर के बाद आतिश और चांदनी जी दोनों स्टडी रूम में मौजूद थे। चांदनी जी अपनी चेयर के पास खड़ी होकर बोली, कुछ पता चला उस एंटीडोट का? आतिश ने नम सिर हिला दिया। चांदनी जी ने परेशान होते कहा, पता नहीं, इरा ने उसे कहाँ रखा है। हम लगभग हर जगह देख चुके हैं लेकिन वो एंटीडोट कहीं नहीं मिला। चांदनी जी की बात सुनकर आतिश ने शांत आवाज में कहा, आपने कहा था कि वो उसे ऐसी जगह रखे जहां उस पर किसी की नज़र न पड़े, तो जाहिर है उन्होंने उसे आपकी नज़रों से भी दूर रखा होगा। चांदनी जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने उससे कई बार पूछा लेकिन उसने एक भी बार नहीं बताया, और आज पता चला कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया। उसे मालूम था कि वो लोग मुझे मारना चाहता है, सिर्फ मुझे बचाने के लिए उसने उस दिन। चांदनी जी आगे कहते हुए रुक गई। उन्हें किडनैप किया गया था उस दिन। इरा उन्हें बचाने आई थी और उन्हें बचाने के लिए उन्होंने सब सच बताया कि वो एंटीडोट चांदनी जी के पास कभी था ही नहीं, वो उनके पास है, ताकि वो लोग चांदनी जी का पीछा छोड़ दे। उस वक्त चांदनी जी के पास कोई ताकत नहीं थी, स्पेड वो छोड़ चुकी थी और अपनी सारी प्रॉपर्टी उन्होंने पहले ही वीरेंद्र के नाम कर दी। सिर्फ ये सूर्यवंशी पैलेस उनके पास बचा था। उनकी किडनैपिंग बहुत प्लानिंग के साथ की गई थी, जब उनके पास कोई नहीं था, कोई भी नहीं। बेशक वो उस वक्त भी कमज़ोर नहीं थी, लेकिन जिन्होंने उन्हें किडनैप किया था वो उनसे ज़्यादा ताकतवर थे। हालांकि वो चांदनी जी का ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। इतने टॉर्चर के बाद भी उन्होंने एंटीडोट के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर वो कुछ बताती तो इरावती इन सब में फंस जाती। मगर उन्हें बचाने के लिए इरा खुद इन सब के बीच आकर उलझ गई और आखिर में उनकी मौत हो गई। चांदनी जी की किडनैपिंग और इरा की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। जो ताकत कभी चांदनी जी ने छोड़ दी, अब वो उसे वापस पाना चाहती थी। इसलिए अपनी किडनैपिंग के बाद वो आतिश को लेकर कुछ महीने गायब रही और आखिर में इरा की मौत के कुछ सालों बाद उन्होंने अपनी मौत का झूठा नाटक तैयार किया। और इन दिनों के बीच आतिश एक आग बन चुका था जो अपने बदले लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो चुका था। चांदनी जी की किडनैपिंग के बाद से सब खराब होता चला गया। इरावती और चांदनी रानावत दोनों के हाथ में कुछ नहीं बचा था। उस वक्त इरावती ठाकुर ने आतिश से कहा कि मैं जानती हूँ गलत कर रही हूँ, मगर सही करने के लिए कुछ नहीं बचा। सिर्फ अकेली चांदनी जी किडनैप नहीं हुई थी, बल्कि उनके साथ आतिश भी किडनैप हुआ था। और चांदनी जी के साथ जो हुआ वो सब आतिश ने अपनी आंखों से देखा था। इरावती ठाकुर जानती थी कि वो अब कुछ भी ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि अब आतिश उनकी नज़र में था और उसे बचाने के लिए मजबूत बनाना बहुत जरूरी था। इसलिए न चाहते हुए आतिश को इस अंधेरी दुनिया में लाना पड़ा, जबकि वो दोनों ही कभी भी आतिश को इस जगह देखना नहीं चाहती थी। हालांकि अगर वो कुछ न करती तो भी आतिश इस दुनिया में जरूर आता, क्योंकि उसने जो देखा उसके बाद उसका रुक पाना नामुमकिन था। उसे कमजोर लफ्ज से नफरत हो चुकी थी और अब वो अपनी सारी कमजोरी को दूर करना चाहता था। इसलिए वो अपनी मर्जी से माफिया की दुनिया में आया। धीरे धीरे उसने राजस्थान को अपने कंट्रोल में लिया और उसके बाद स्पेड का प्रेसिडेंट बन गया। जो कुछ भी चांदनी जी ने गवाया था वो सब आतिश ने दोबारा पा लिया। वीरेंद्र जी ने खुद उसे दिया था, क्योंकि उन्हें यही लगता था कि आतिश अपनी मां को बचा सकता उस जलती आग से, लेकिन उसने नहीं बचाया। मगर वो ये नहीं जानते थे कि जो उन्होंने देखा वो हकीकत थी ही नहीं। दादाजी और वीरेंद्र जी ने जिस घर को आग में जलते हुए देखा वहाँ चांदनी जी कभी थी ही नहीं, वहाँ सिर्फ आतिश था। चांदनी जी वहाँ से जा चुकी थी, इंडिया से दूर, और आतिश वो उनके कहने पर भी नहीं गया, क्योंकि तब उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था जिसकी भनक खुद चांदनी जी को भी नहीं थी। वो नहीं जानती थी कि आतिश खुद में ही एक तबाही बन चुका था और अब ये तबाही पूरे रानावत खानदान को समेटने वाली थी। भी धीरे धीरे जैसे दीमक लड़की को अंदर खोखला कर देता है, बिल्कुल वैसा ही कुछ होने वाला था। और यही वजह थी कि इतने साल बाद भी रानावत परिवार आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वो खुश थे और सक्सेसफुल थे, और क्यों थे, कब तक थे, ये आतिश की दिमाग तक सिमटा हुआ था। उसने अब तक क्यों कुछ नहीं किया और कब करने वाला था, ये भी सिर्फ आतिश जानता था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये चांदनी जी भी अब तक पता नहीं लगा पाई थी। लेकिन एक बात हो वो बहुत अच्छे जानती थी कि अगर आतिश रिलैक्स भी है तो उसके पीछे भी एक वजह है। उसकी खामोशी भी किसी वजह से ही होती थी। वो नहीं जानती थी कि आतिश अब क्या से क्या बन चुका था, बस कभी कभी वो झलक उन्हें दिख जाती थी जो उन्हें अफसोस में डाल देती थी। अभी भी वो दोनों खामोश थे। उनकी खामोशी के बीच आतिश का फोन बजा। आतिश ने अपनी पॉकेट से फोन निकालकर अपने कान पर लगाया। उधर से युग की बातें सुनने के बाद आतिश ने बिना एक पलक झपकाए शांत एक्सप्रेशन के साथ चांदनी जी को देखा। चांदनी जी भी उसे देख रही थी। उनके चेहरे पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर शायद वो जान चुकी थी कि आतिश को क्या खबर मिली थी। पूरी बात सुनने के बाद आतिश अपनी चेयर से उठा और बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी चांदनी जी ने कहा, आतिश तुम कुछ नहीं करोगे? आतिश जो कुछ कदम आगे बढ़ा वो उनकी तरफ पलट गया। चांदनी जी ने उसका चेहरा देखते हुए कहा, तुम उसे हाथ भी नहीं लगाओगे? जो उसने किया वो उसकी मजबूरी थी और अब इस बात को यही खत्म करते हैं। और वैसे भी तुम जब तक उस तक पहुंचोगे वो राजस्थान से बाहर जा चुका होगा। चांदनी जी की बात को बीच में काटते हुए आतिश ने कहा, भजे दीजिए, मैं घसीटते हुए उसे वापस यहाँ लेकर आऊंगा।
आतिश के दोनों हाथ टेबल पर रखे थे और उसका चेहरा आगे की तरफ झुका हुआ था। उसकी सुनहरी आंखें चांदनी जी की काली आंखों के अंदर झांक रही थी। उसकी आवाज़ बेहद सर्द और गला देने वाली थी। उसे बस दो चीज़ नहीं पसंद थी, धोखा और गलती। पर आज एक शख्स ने यही किया, उसे धोखा दिया और उससे छुपाने की गलती की। चांदनी जी ने सख्त आवाज़ में कहा, दूसरों की मजबूरी को समझो आतिश। आतिश ने उनकी बात सुनकर अपने दांतों को भींचते हुए कहा, मजबूरी माय फुट। नफरत है मुझे इस लफ्ज़ से। चांदनी जी ने आतिश के गुस्से से लाल पड़ते चेहरे को देखा। वो शांत नहीं था और ये बात उसके हाथ में मौजूद उस पेपरवेट ने बता दी थी जो उसके हथेली के बीच पीसने को तैयार बैठा था। वो इसी तरह अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था, लेकिन चांदनी जी जानती थी कि ये कंट्रोल सिर्फ उनके सामने है। यहाँ से बाहर निकलते ही आतिश का कंट्रोल खुद से पूरी तरह छूट जाएगा। चांदनी जी ने एक गहरी सांस लेकर उसे समझाते हुए कहा, आतिश, उसकी भी एक फैमिली है, जाहिर है उसने ये सब अपनी फैमिली के लिए किया। चांदनी जी की बात सुनकर आतिश ने टेबल से दूर हटकर कहा, फैमिली राइट, तो ये फैमिली ही खत्म कर देते हैं, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। चांदनी जी आतिश को हैरानी से देखने लगी। ये वो आतिश लग ही नहीं रहा था जो अब तक उनके साथ था। आतिश उन्हें इग्नोर करते दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने पेपरवेट को वही एक तरफ फेंक दिया। पेपरवेट एक दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। चांदनी जी उसे आवाज़ देकर रोकती रही, लेकिन आतिश ने एक बार भी उनकी आवाज़ नहीं सुनी। वो उन लोगों को कभी जिंदा नहीं छोड़ता था जो अपनी फैमिली का नाम देकर धोखा देते थे। चांदनी जी ने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और अपने बाउंसर को कॉल करते हुए कहा, जल्दी करो, उसे अभी इसी वक्त वहां से किसी दूसरी जगह शिफ्ट करो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि तुम में से कोई भी आतिश के हाथ नहीं लगना चाहिए। उसकी नज़र तुम लोग भी धोखेबाज हो, समझ गए। चांदनी जी ने अपना फ़ोन टेबल पर रख दिया। दीवान साहब भी वहां आ गए। वो चांदनी जी को देखकर बोले, क्या हुआ बाईसा, सब ठीक है ना? चांदनी जी ने दीवान साहब को देखते हुए कहा, दीवान साहब, हमें लगता था कि आतिश के लोग वफादार हैं, लेकिन आज पता चला कि वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा वफादार हैं। मुनीश के बारे पता चल चुका है उसे। दीवान साहब को हैरानी हुई, इस बात से नहीं कि आतिश को सब पता चल गया, बल्कि इस बात से कि उसे इतनी जल्दी सब पता चल गया। उन्होंने कहा, मैंने आपसे कहा था मुनीश हुक्म के लिए काम करता है, जाहिर है युग और दक्षिण दोनों की नज़र उस पर होगी। वो दोनों गलती से भी आतिश से कुछ भी छुपाने की गलती नहीं करेंगे। मुनीश एक हैकर था जो आतिश के लिए काम कर रहा था। ये उन चुनिंदा शख्स में से था जो चांदनी के बारे में जानता था। चांदनी जी ने कहा, विनी को उसके बारे में पता चल चुका था। खुद को बचाने के लिए उसने उसके सामने मुंह खोला था। मेरी गलती है, मैंने मुनीश पर भरोसा किया। चांदनी जी परेशान हो गई। उनकी की बात सुनकर दीवान साहब ने कहा, अब आप क्या करेंगी? बाईसा हुक्म ने अगर उसे ढूंढ लिया तो वो उसे जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। चांदनी जी दीवान साहब की बात सुनकर उन्हें देखते हुए कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, तभी उनके पास किसी का कॉल आया। चांदनी जी ने दीवान साहब से कहा, एक मिनट। उन्होंने कॉल उठाया और फ़ोन को कान पर लगाते हुए कहा, हाँ बोलो। उधर से उनके बाउंसर ने जो उनसे कह रहा था कि उसे सुनकर चांदनी जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन्होंने गुस्से से कहा, मैंने कहा था उसके लोगों के हाथ नहीं आना। तुम कहाँ हो? जल्दी सूर्यवंशी पैलेस आ जाओ। चांदनी जी ने फ़ोन को रखा और दीवान साहब को देखा। उन दोनों के ही चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो दोनों स्टडी रूम से बाहर आए। बाहर आते ही उनकी नज़र रूही पर पड़ी। रूही कन्फ्यूजन से दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसने आतिश को गुस्से से जाता देखा तो वो उसे आवाज़ देकर वहां रोकने के लिए आई थी, मगर वो वहां से चला गया। चांदनी जी और दीवान साहब ने जब रूही को देखा तो उनके कदम धीमे पड़ गए। चांदनी जी सोचने लगी कि अब वो रूही से क्या कहे। वो रूही को इन सब से दूर रखना चाहती थी, इसलिए वो सोचने लगी कि अगर रूही ने उनसे कुछ पूछा तो वो उससे क्या कहेंगी। इधर रूही ने जब चांदनी जी और दीवान साहब को एक साथ देखा तो वो उन्हें नसमझी से देखते हुए बोली, आप दोनों कहीं जा रहे हैं क्या? अभी यतीश भी इतने गुस्से से बाहर चले गए, कुछ हुआ है क्या ममा? रूही ने चांदनी जी की तरफ बढ़ते हुए पूछा तो चांदनी जी ने रूही से कहा, कृष्णा, वो एक अंडरग्राउंड जगह पर जहां बहुत बड़ा गोडाउन बना हुआ था, वहां एक शख्स बुरी तरह जख्मी होकर खड़ा था। उसके साथ 2-3 और लोग थे जो फिलहाल कांपते हुए एक जगह पर खड़े थे। वहां एक नीली रोशनी थी। ये वही जगह थी जहां चांदनी जी ने मुनीश को रखा था। वो जख्मी शख्स मुनीश ही था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसके सामने आतिश गुस्से से खड़ा था। आतिश के बाल माथे पर पसीने से चिपके हुए थे। वो जानलेवा हद तक इसे घूर रहा था क्योंकि उसने उसके भरोसे का बहुत गलत फायदा उठाया था। आतिश के हाथ में इस वक्त एक रोड थी। वो रोड जिसका आधा हिस्सा जो कि आतिश के हाथ में था वो तो सिल्वर कलर का था, मगर जो हिस्सा नीचे की तरफ था वो लाल था और कहीं कहीं पर वो सिल्वर भी चमक रहा था। आतिश ने अपने गुस्से में कुछ नहीं देखा था, सीधा उसे मारना शुरू कर दिया था और अब जाकर रुका था। वो इतना करने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। मुनीश ने आतिश को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, मैंने मैडम का नाम नहीं लिया। उसकी शब्द साफ साफ आतिश के कान में पड़े थे। उसने रोड को फेंका और उसके बालों को पकड़कर उसका सिर ऊपर उठाते हुए अपनी सुनहरी निगाहों से उसका पीला पड़ा चेहरा देखते हुए धीमी आवाज में कहा, क्या कहा? मुनीश ने दर्द से तड़पते हुए आतिश को देखकर कहा, मैंने आपका भरोसा नहीं तोड़ा। मैं पकड़ा गया लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया।
वो इतना कहकर चुप हुआ कि तभी एक गन शॉट की आवाज आई। उस एक आवाज के साथ मुनिश की आंखें बाहर आने को तैयार हो गई। उसकी आंखों की लाल डोरियां नजर आ रही थी। आतिश ने अब बेहद शांत नजरों से उसे देखा। उसका बदलता ये रूप देखकर वहां हर कोई डर से कांप रहा था। आतिश ने उसके सीने से कुछ नीचे उसे शूट लिया था। सब कुछ सुनने के बाद भी आतिश ने उसे इसलिए शूट किया क्योंकि उसने गलती की थी, उससे सब छुपाने की गलती। बेशक अगर इस वक्त वो गुस्से में न होता तो ये कदम नहीं उठाता। उसने युग से कहा, इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। युग ने हाँ में सिर हिला दिया। आतिश ने उस गन को एक बाउंसर को पकड़ाते हुए दक्षिण की तरफ देखते हुए कहा, पता करो ये कितना सच बोल रहा है। दक्षिण ने कहा, बॉस अगर झूठ हुआ तो क्या करना है। दक्षिण की बात सुनकर आतिश ने उसे अपनी सर्द निगाहों से देखा और कहा, तो उसके बगल वाले बेड पर शिफ्ट हो जाना। दक्षिण ने आतिश की बात सुनकर घबराते हुए अपनी नजरें हटा ली। उसे समझ आ गया था कि उसका सवाल आतिश को कुछ खास पसंद नहीं आया। दक्षिण की किस्मत अच्छी थी कि आतिश का गुस्सा उसके कंट्रोल में था, वरना जो उसमें कहा था वो हो जाता। आतिश वहां से चला गया और दक्षिण उसके जाने के बाद गहरी सांस लेने लगा। उसके अलावा जो खुशकिस्मती से बच गए थे उन्होंने भी एक गहरी सांस ली। सूर्यवंशी पैलेस। आतिश सूर्यवंशी पैलेस आया। वो हाल में आया तो वहां चांदनी जी, दीवान साहब और रूही तीनों बैठे हुए थे। चांदनी जी को पता था कि वहां क्या हुआ है, वो जाने वाली थी, लेकिन आतिश ने उनके जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। चांदनी जी आतिश को कुछ कहने के लिए बढ़ी, लेकिन आतिश उन्हें इग्नोर करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रूही आतिश को देखने लगी। जाहिर तौर पर उसे आतिश का चांदनी जी को इग्नोर करना पसंद नहीं आया। उसने चांदनी जी से कहा, मैं अभी आती हूँ ममा। रूही भी सीढ़ियों पर दौड़ती हुई कमरे की तरफ बढ़ गई। दीवान साहब ने रूही के जाने के बाद चांदनी जी को देखा। उनके चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन थे। हालांकि अब उन्हें आईडी से राहत मिल गई थी, लेकिन फिर भी दीवान साहब को आज भी उनके गुस्से से डर लगता था। दीवान साहब उन्हें कुछ कहने को हुए तो चांदनी जी वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। दीवान साहब अब अकेले वहां खड़े रह गए। उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, कुछ नहीं हो सकता इन माँ बेटे का। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर आप ऐसी ही शानदार कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी नया एपिसोड आपसे मिस न हो। और अगर आप अगले एपिसोड सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पेड मेंबरशिप के माध्यम से आपको नए एपिसोड सबसे पहले उपलब्ध कराए जाते हैं। तो मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।